हेलो गाइज, गुड इवनिंग। माई सेल्फ महावीर कहार, लेक्चरर इन इंग्लिश, मॉडल स्कूल नैनवा। आपके साथ में लाइव डिस्कस करने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं और जिस प्रकार से मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, मॉडल स्कूल मसूदा से दीपपुरा, बेसरोडगढ़, लाखेरी मॉडल स्कूल नैनवा से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव हैं। दीपपुरा वाले स्टूडेंट्स का मैं हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। गाइज, आपके कमेंट्स हमारे तक पहुंचने चाहिए। आपकी कोई भी डाउट्स हो आप क्लियर करें। कोई किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रखें, आप डाउट्स को क्लियर करें। देखो, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। अब आप आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है उसको ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली। देखो, हम सीखने सिखाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाइज देखो, हम कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। आज देखो, हम एक्सरसाइज करते हुए एक एक सेंटेंस को हल करते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। गाइस, जब इस पहले वाले क्वेश्चन पर हम देखते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर ये वर्ड्स है, ये डिसऑर्डर में है, इनको रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी वर्ब को ढूंढना होगा। वर्ब ढूंढते हैं हम। देखो, ये हमारे पास में वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब पहली बात तो देखो, क्या इन दोनों वर्ब का कनेक्शन है क्या, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं वॉज, और ये मेन वर्ब है, तो इन दोनों का कनेक्शन है। आपको बताऊं, जब भी वॉज या वर आता है तब या तो V1 में ING प्लस होनी चाहिए या V3 होनी चाहिए। आई मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो न्यू तो सेकंड है, तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि यहाँ पर ये जो दोनों वर्ब हैं, इन दोनों का अलग अलग जगह यूज होगा। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है कि इन दोनों से दो क्लोज बनेगी, उस पर हम काम करते हैं। देखो, अब यह समझिए, देखो पहले हम इस वाली वर्ब को लेते हैं न्यू का अर्थ जानना होता है इन दोनों में से कौन है ऐसा जो इसका सब्जेक्ट हो सकता है। देखो, कोई ना कोई नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। देखो, हमारे पास में नाउन ये आई है और ये प्रोनाउन है। आप में से बताइए कौन सा प्रोनाउन है ये। नोबडी कौन सा प्रोनाउन है? टेल मी एनीबडी। बोलो, शाबाश, वेरी गुड। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट बन सकता है, और ये फादर है, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन देखो, यहाँ हम एक चीज समझनी होगी, ये इस न्यू का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पर आप मीनिंग करके देखो, आप फादर न्यू गलत हो गया। फादर जानते थे, क्या जानते थे। फिर आगे देखो, इससे क्योंकि यहां पर हमारे पास में एक पसेजिव केस आया है, ये समझो आप, ये प्रोनाउन का पसेजिव एडजेक्टिव है, इसको नाउन की रिक्वायर है, इसे नाउन चाहिए। तो देखो, हमारे पास में ये नाउन है, इस नाउन का कनेक्शन इससे होगा, क्योंकि नहीं तो फिर इसका यूज गलत हो जाएगा। आप मेरी बात को समझो, ही का हिज पसेजिव एडजेक्टिव होता है और उसको नाउन चाहिए, तो ये इन दोनों को मिलाने से एक फ्रेज बन गई। तो आप इसको समझे कि ये इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो नोबडी इसका सब्जेक्ट हो सकता है। तो नोबडी न्यू। अब देखो, मैंने कल भी आपको बताया था, जिन वर्ड्स को आप अरेंज कर दो उनको वहां से ऐसे क्रॉस कर देना। ओके, अब देखो, हमारे पास में यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन भी आया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को पहले जोड़ते हैं क्योंकि ये क्लोज बन गई, और यहां पर जोड़ा आपने, हु जोड़ा, नोबडी न्यू हु। अब देखो, यहां पर एक बात याद रखना, आप जब भी हम रिलेटिव क्लोज को जोड़ते हैं तो रिलेटिव क्लोज का जो पैटर्न होता है, या समझिए जो उसका लिखने का तरीका होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है कि हम किसी भी रिलेटिव क्लोज को क्वेश्चन वाले पैटर्न में नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड?
तो यहाँ क्या करेंगे अपन, पहले में ये हमने लिख ही दिया, तो या तो इन दोनों का तो कनेक्शन जुड़ ही गया, हिज फादर होगा, तो पहले वॉज को लिखिए या इज फादर को, ये समझने वाली बात है। तो देखो वॉज को पहले नहीं लिख सकते, मैं आपको मना कर रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिव क्लोज से हम क्वेश्चन नहीं बना सकते। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले अब इज फादर लिखेंगे और फिर एक ही बचा हमारे पास में वॉज, उसको लिखेंगे। अब इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल कर देखेंगे कि क्या सही अर्थ दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शन था वो क्या था, मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना है। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता, हु इज फादर वॉज, कि उसके पिता कौन है। समझ में आएगी बात, तो ये पूरा सेंस भी दे रहा है, इस तरह से हम इसको जमाएंगे। अब देखो वापस में SVOCA की बात करता हूँ, क्योंकि हम इसको चेक करते रहेंगे। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, और वर्ब के बाद में आपको पता है कि इन तीन में से कोई एक हो सकता है। तो हम इस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्ट निकालने के लिए कि क्या, अगर जवाब आया तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वेन वेयर हाउ का यदि जवाब देगा तो ए हो जाएगा, और नहीं तो फिर सी हो जाएगा। अब देखो इससे क्वेश्चन करे थे, कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता, हु इज फादर वॉज, उसके पिता कौन है, यानी जो उसके पिता है उसको कोई नहीं जानता, तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पर एक क्लोज का यूज हुआ है, वो क्लोज है रिलेटिव क्लोज। आई मीन ये सेंटेंस आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर भी में सबसे पहले वर्ब ढूंढनी होगी। वर्ब ढूंढते हैं हम, डाइड वर्ब है और कोई दूसरी वर्ब नहीं है। ओके, देखो अब यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ इस डाइड वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना है। अब बताइए, सब्जेक्ट मदर हो सकती है, हिज बर्थ नहीं हो सकता, और यहाँ पर ये हिज है, ये क्या करेगी, इसको नाउन चाहिए। तो बताइए देखो नाउन कौन सी है, मेरी बात को ध्यान से सुनो आप, ये पसेजिव एडजेक्टिव है, इसको नाउन चाहिए, तो ये नाउन है, तो इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सून नहीं है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो केवल नाउन अपने को मदर मिली। तो देखो अब यहाँ किसे लिखना पड़ेगा, इन दोनों को तो साथ में लिखना पड़ेगा। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमें वर्ब को ढूंढना है, वर्ब का पता करना है। तो वर्ब हमारे पास में ये है, ये नाउन है, ये इन्होंने अलग ही फ्रेज लिखी है, ये बर्थ भी यहाँ पर नाउन है, लेकिन इन्होंने इसके साथ में पहले से ही पसेजिव एडजेक्टिव जोड़ दिया। सून वर्ब नहीं है, आफ्टर प्रीपोजिशन है। और देखो गाइज यहाँ पर एक नाउन आई हुई है मदर, उस मदर के लिए देखो पसेजिव एडजेक्टिव आया हुआ है हिज, तो इसको हम दोनों को साथ में जोड़ देंगे। तो देखो ये इस डाइड वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, हिज मदर डाइड, इज मदर डाइड। अब देखो हमारे पास में एक और चीज लिखी हुई जिसको हमें आगे लिखना है, वो समझिए। देखो आप यहां तक देखो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दी। अब देखो यहां इस क्या सून को लिख सकते हैं क्या अपन, एक बार लिख के देख लेते हैं, फिर मीनिंग निकाल लेंगे। और फिर सून आफ्टर हिज बर्थ। देखो गाइज यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं अपन, ये आफ्टर क्या है, आफ्टर एडवर्ब है, इसको आप या तो आप सबके लास्ट में लिखो या फिर वर्ब के पास बिठाओ। वर्ब के बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो वर्ब से आगे आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ब के बाद में आते हैं। इनको क्या करेंगे अपन, इनको यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। देखो आप, हिज मदर डाइड सून आफ्टर हिज बर्थ, उसकी माँ ठीक उसके जन्म के बाद मर गई। तो ये मीनिंग भी निकल रहा है, और ये सून को हम यहाँ लिखेंगे। आफ्टर को मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि आफ्टर के लिए कोई ना कोई नाउन चाहिए, प्रीपोजिशन को नाउन चाहती है, नाउन की जरूरत होती है, या फिर प्रोनाउन की, क्योंकि प्रीपोजिशन क्या काम करती हैं, या तो वो किसी नाउन को दूसरी नाउन से, या किसी प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, या प्रोनाउन को नाउन से रिलेट करती हैं। इस प्रकार से इस सेंटेंस को आप समझ गए। अब यहाँ देखो आप, हम इनका SVOCA निकाल लेते हैं। ये सॉरी वर्ब हुई, वर्ब के आगे वाला सब्जेक्ट, और ये ए हो गया। तो देखो अब इनको अपन दोनों को साथ में गिनेंगे, और ये क्या हुआ, देखो ये प्रीपोजिशन है,
और ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं। ओके, आप अगर सून को लास्ट में लिखोगे तब भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। गाइस देखो, हम थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन में क्या, देखो इनको सारे वर्ड्स को एक बार आप रीड करें। पिलर्स, देयर, ह्यूमन लाइफ ऑफ मैन, ऑफ वुमन एंड आर टू। देखो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस में देहर दे रखा है तो मैक्सिमम टाइम आपको देहर से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है। यहाँ पर देहर, इस देहर का अर्थ वहाँ नहीं है, ये केवल इंट्रोडक्टरी देहर है, इस वाक्य को स्टार्ट करने के लिए आया है। देहर, देहर, अब देखो देहर के बाद में वर्ब चाहिए, बी वर्ब होगी मैक्सिमम, अधिकतर आपको यहाँ बी वर्ब लिखनी, तो बी वर्ब की फॉर्म आई है, बताइए कौन सी फॉर्म है, ढूंढो देखे कहाँ पर है, आर। अब देखो यहाँ तक हमने लिख लिया, जिनको लिख लिया उनको हम उनके नीचे हम इस प्रकार से मार्क बना देंगे क्रॉस का, इससे पता लग जाएगा कि ये इन वर्ड्स का हमने अरेंज कर दिया है, इनको फिर से हम नहीं देखे। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक चीज़ लिखी हुई है, टू पिलर्स। टू गाइज कोऑर्डिनल नंबर होता है और कोऑर्डिनल नंबर्स को लिखने के लिए अगर उसकी फॉर्म प्लूरल है तो उसके लिए नाउन भी प्लूरल ही चाहिए। तो देखो टू पिलर्स कर सकते हैं हम यहाँ पर, टू पिलर्स। अब देखो यहाँ टू पिलर्स हमने लिख दिया। अब देखो हमें यहाँ क्या चीज़ चाहिए, अब जिनको लिखा उनको क्रॉस करो आप, उनको नहीं लिखना है फिर बाद में। देखो हमारे पास में एक चीज है प्रीपोजिशन ऑफ। अब देखो इसका संबंध इस नाउन से हो सकता है ह्यूमन लाइफ, तो ऑफ ह्यूमन लाइफ यहां पर लिख देंगे। अब देखो एक चीज और समझो गाइस, यहां पर इनको काटो आप, और यहां पर हमारे पास में एक कंजक्शन आया है एंड। एंड कंजक्शन क्या करता है, या तो किसी नाउन को दूसरी नाउन से, या किसी फ्रेज को दूसरी फ्रेज से, या किसी प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, या किसी क्लोज को दूसरी क्लोज से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो नाउन आई है, मेन एंड वुमन, तो इनको मेन एंड वुमन को आप लिख दे और फिर इस सेंटेंस का सेंस निकाले। अगर करेक्ट सेंस निकल रहा है तो हमने सही तरीके से इसको अरेंज कर दिया। देखो, देयर आर टू पिलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, मेन एंड वुमन। मानव जीवन के दो स्तंभ हैं, पुरुष और महिला, ये पूरा अर्थ निकल रहा है। इस तरह से देखो हमने इन 3 क्वेश्चंस को सोल्व किया। गाइज हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और इन सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें, कोई भी डाउट्स हो तो आप लाइव क्लास में कमेंट्स करें और कमेंट्स का जवाब आपको मिलेगा। हमारी टीम आपके कमेंट्स को बहुत ही मन से सहर्ष स्वीकार करती हैं। आप जल्दी जल्दी कमेंट्स करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। ये आपके एग्जाम्स में के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखें और कोई भी आपकी क्यूरीज हो हमें बताएं। हमारे जो लाइव क्लास है वहाँ का जो लिंक है, उस लिंक में आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हो। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से और एक्सरसाइज करते हैं हम। आपको, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और इस तरह से हम इनको रीअरेंज करेंगे। गाइज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के पर बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस लिखे मैंने या क्वेश्चंस लिखे हैं, उनको हमें रीअरेंज करना है। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सोल्व कर पाते हैं। गाइज यहाँ पर देखना, देखो आपको जो मैंने स्टेप्स बताई है उनको हम फॉलो करते हैं। पहली स्टेप मैंने आपको क्या बताई, सबसे पहले हम वर्ब का पता करेंगे। देखो हमारे पास में वर्ब क्या है, पे, ये वर्ब है। हेड टू को आप जानते हो, हेड टू क्या होता है, बताइए कौन बताएगा, कमेंट्स में बताइए। आप करेक्ट सही बता रहे हो आप, ओके नाइस। देखो ये हेड टू है ना, यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर में इसको टूल्स बोल सकते हैं, कंपल्सन बताने के लिए आता है। हैज टू, हैव टू और हेड टू, इनके जहाँ पर भी इनका यूज होता है ये क्या करते हैं, कंपल्सन बताते हैं। यानी मानिए आप मैंडेटरी एक्शन को बताते हैं तो इनके बाद में वर्ब V1 आती है, तो ये इन दोनों का तो प्लस हो गया साहब। यानी हेड टू पे,
इनको हम साथ में लिखेंगे। अब पे का सब्जेक्ट कौन बन सकता है? देखो इनको तो लिख ही लिया आपने, मान लीजिए मैंने इस तरह से इनको अरेंज कर दिया, हेड टू पे, हेड टू पे हमने अरेंज कर लिया। अब इस चीज का सब्जेक्ट चाहिए हमें, इनको आप क्रॉस कर दो ऐसे, सब्जेक्ट पता करो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है बताइए आप? पुअर फार्मर्स हो सकता है, फिर इसके आगे द भी लगेगा, तो द पुअर फार्मर्स, गरीब किसान, द पुअर फार्मर्स हैड टू पे, आपने ये भी लिखा, जिनको लिखा उनको हटाओ आप, ये क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दो। अब हमारे पास में यहाँ पर हाई टैक्सेज और वेरी है। देखो गाइज ये हमारी नाउन है टैक्स, और नाउन के आगे जो हाई लिखा हुआ है ये इसका एडजेक्टिव है। अब हमें इस वेरी को पीछे लिखना है या आगे लिखना है, इस बात को हम डिसाइड करते हैं। देखो वेरी क्या होता है? वेरी बताइए आप, बोलो क्या होता है वेरी? किस नाम से जानते हैं अपन? इसको हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। कभी कभी वेरी एडजेक्टिव भी बन जाता है, आप ऐसा फिक्स न माने। लेकिन देखो आप, सबसे पहले जब भी हम फ्रेज बनाएंगे लास्ट में लिखेंगे नाउन, फिर उसके आगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और फिर उसके आगे एडवर्ब। तो एडवर्ब को हम आगे लिखे वेरी हाई टैक्सेस या टैक्सेस। ओके, अब इसका मीनिंग निकालो आप। द पुअर फार्मर हैव टू पे वेरी हाई टैक्सेस, गरीब किसानों को बहुत ऊंची दर पर टैक्स चुकाना होता है। क्लियर हो गई बात? मीनिंग निकल गया। अब हम SVOC ए पैटर्न ढूंढते हैं, इन सबको हम वर्ब मानेंगे। आगे आया है वह क्या है? सब्जेक्ट है। और जो ये पूरी फ्रेज है बच्ची हमारे पास में, वेरी हाई टैक्सेस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या चुकाना पड़ता है? वर्ब से क्वेश्चन कर लो, व्हाट आंसर होगा, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब ये सेंटेंस पूरी तरह से क्लियर हुआ आपके लिए। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको वही काम करना है जो पहले कर रहे थे, वर्ब का पता करते हैं। देखो अपर मोस्ट नहीं है, सोयल नहीं है, लेयर इज, ये वर्ब है। और ये कौन सी वर्ब हुई? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब? बताओ, बोलो, मेन वर्ब हुई या हेल्पिंग वर्ब हुई? ये मेन वर्ब हुई। हेल्पिंग वर्ब कब होती? बोलो ये भी बताओ। जब इसके बाद में V1 प्लस ING होता या V3 होती पैसिव वॉइस में। तो यहां पर क्या है? ये क्या है? बोलो क्या है? ये मेन वर्ब है। वर्ब हुई, आपने बताया कि सर ये मेन वर्ब है। अब हमें क्या करना है? देखो इस वाली वर्ब का यानी मेन वर्ब का सब्जेक्ट बनाना है। ओके साहब, अब याद देखना, देखो एक चीज समझना, हमारे पास में एक सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है अपर मोस्ट। अपर मोस्ट के आगे द लगेगा, तो द अपर मोस्ट। अब देखो ये लिखी दिया आपने, चलो मैं द अपर मोस्ट लिख देता हूं, द अपर मोस्ट। इस चीज को आप समझ गए। और अपर मोस्ट के आगे द क्यों लगा, ये भी समझ गए। देखो हमारे पास में ये दोनों हैं, इन दोनों के साथ लिखना होगा क्योंकि अर्थ नाउन है और इसको भी क्या है? द की रिक्वायरमेंट होती है, द चाहिए इसको भी, क्योंकि ऐसी चीज़ों के आगे हम द लगाते हैं जो सिंगल है या आइडेंटिफाइड है। तो द अपर मोस्ट। अब यहाँ देखो हमारे पास में दो नाउन है, सोयल और लेयर, और इन दोनों के लिए देखो हमारे पास में ऑफ लिखा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को आप? देखो अपर मोस्ट लिख दिया आपने, फिर हमारे पास में सोयल हैं और लेयर हैं, और फिर उसके साथ में ऑफ भी लिखा हुआ है। अब देखो हम क्या करें, बोलो, सब दोनों को जोड़ने के लिए ऑफ लगा दे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सोयल, देखो इस तरह से लिखें क्योंकि एक और द बचा हुआ है हमारे पास में। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सोयल इज द अर्थ, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत पृथ्वी है। अर्थ निकल गया। अब देखो हमने यहां पर कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट हुई, देखो कैसे हमने इसको अरेंज किया, इस बात को हम समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहां वापस ध्यान दो आप और ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपर मोस्ट को सबसे पहले लिखा, इससे क्या क्यों लिखा ये समझो आप।
बताइए क्यों लिखा? सुपरलेटिव डिग्री है ना, जैसे द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास इज राकेश, तो कैसे लिखेंगे अपन? उसको सबसे पहले लिखाना है। तो इस तरह से हम पहले सुपरलेटिव डिग्री को लिखा, दो नाउन आई थी हमारे पास में, ये नाउन और ये नाउन। अब यहाँ आप कंफ्यूज हुएंगे, सर आप इन दोनों को कैसे जोड़ा? क्योंकि हम जो टॉप मोस्ट, 1 मिनट के लिए समझो आप, डिग्रीज क्या काम करती हैं? सुपरलेटिव डिग्री आई, एडजेक्टिव का पार्ट है, तो इसको नाउन चाहिए ना भाई। बोलो, इस बात को समझो आप, डिग्रीज एडजेक्टिव होती हैं और एडजेक्टिव को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। बिना कैसे लिखेंगे अपन? टॉलेस्ट बॉय, बिगेस्ट सिटी, देखो मैं बोल रहा हूँ ध्यान दो, बिगेस्ट सिटी, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, इनको नाउन चाहिए। और इनके आगे यहाँ द नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हमारे पास में एक और द बचा हुआ था, तो द अपर मोस्ट द लेयर ऐसा लिखेंगे क्या? क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। एडजेक्टिव आ सकता है लेकिन दूसरे डिटर्मिनर्स नहीं आ सकते। ओके, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सोयल। अब हमारे पास में एक और द बचा हुआ था, उसको हमने सोयल के आगे जोड़ा, इन दोनों को ऑफ से जोड़ा। इज हमारे पास में मेन वर्ब है, द अर्थ हमारी नाउन है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर यूज हुई है। शायद आप इस सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब SVOCA निकालते हैं, ये V, ये सारा का सारा जो पार्ट है सेंटेंस का, ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और ये क्या होगा? C, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि बी वर्ब के बाद में जो फ्रेज आएगी या नाउन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा और एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। ओके, हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं, या अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो गाइज, यहाँ पर इसको पढ़ने पर हमें पता लगा कि 2 क्लोज लिखी हुई हैं। देखो, योर डेस्टिनी, राइट हैंड, इट इज सेड दैट योर दैट इज इन। अब हम क्या करते हैं? देखो, हम 2 क्लोज हैं, कैसे पहचानने में आया? क्योंकि जहाँ वर्ब 2 होगी तो क्लोज भी 2 होगी, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो क्लोज भी हमारे पास में 2 हुई। इस बात को आपने समझ लिया। अक्सर देखो, हम जब भी क्लोज को लिखते हैं तो जो इट इज सेड, इनको आगे लिखते हैं। मैं क्लोज को आपको आगे लिखना है, पीछे लिखना है, दोनों को बता दूंगा। मेन क्लोज को हम अक्सर आगे लिखते हैं, तो इट इज सेड इसको आगे लिखेंगे, इट इज सेड। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, थोड़ा ध्यान दिया आप। इट इज सेड दैट, दैट क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि 2 क्लोज को जोड़ने के लिए किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत होती है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हम प्रोनाउन वाली क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो, इट इज सेड दैट, अब जो आपने लिख दिया उनको आप रिमूव कर दो, हटा दो साहब। इट इज सेड दैट योर डेस्टिनी राइट हैंड, योर डेस्टिनी राइट हैंड योर इज इन। अब देखो, इनको हमें अरेंज करना है, तो यहाँ इस तरह से लिख सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर इज का सब्जेक्ट क्या बन सकता है? योर डेस्टिनी, आपका भाग्य। योर डेस्टिनी लिख दिया आपने, वापस समझो, इट इज सेड को लिखा, योर डेस्टिनी को लिख दिया। अब हमारे पास में क्या बचा? यूर बचा और इज इन और राइट हैंड बचा। तो देखो, योर डेस्टिनी को वर्ब चाहिए ना, तो इज इन दोनों साथ में, तो दोनों को साथ में लिख दो आप। जो वर्ड साथ में आए हुए हैं हम उनको साथ ही लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 चीज़ें बची हैं, एक तो राइट हैंड और यूअर। तो यूअर क्या है? पसेजिव एडजेक्टिव है यू का, उसे नाउन चाहिए, तो राइट हैंड क्या है? नाउन है, तो नाउन को यूअर के बाद में लिखो, यूअर राइट हैंड। अब इसका मीनिंग निकालो साहब। योर राइट हैंड, इट इज सेड दैट योर डेस्टिनी इज इन योर राइट हैंड। ये कहा जाता है कि आपका भाग्य आपके दाएं हाथ में है। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम डिसऑर्डर्स में लिखी हुई वर्ड्स और फ्रेज को अरेंज करते हैं। आपके कमेंट्स हमारे पास मिल रहे हैं गाइज। ओके सर, थोड़ी स्पीड स्लो रखो। ओके, थैंक यू। क्वालिटी को लेकर कोई इश्यू नहीं है, वेरी गुड। हमारी टेक्निकल टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रही है टेक्निकल टीम। देखो, पहले इन सारे वर्ड्स को एक बार पढ़ते हैं और इस सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस में, या इस क्वेश्चन को मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करते हैं। अब फेमिलियर क्या है?
इज क्या है? द टाइपराइटर मशीन। अब देखो सबसे पहले वर्ब को ढूंढते हैं, जो आपको मैंने प्रोसेस बताई है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखो ये वर्ब ढूंढ ली साहब इसकी। अब देखिए, देखो इसका सब्जेक्ट क्या बन सकता है? इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? कोई नाउन बताओ। मशीन भी नाउन है, मशीन इज। लेकिन फिर टाइपराइटर को कहाँ लिखोगे? तो देखो द टाइपराइटर लिखिए आप, द टाइपराइटर इज। जो लिख दिया उसको क्रॉस कर दो ताकि आपका ध्यान इस पर बार बार न जाए। द टाइपराइटर इज। अब देखो अफेमिलियर, फेमिलियर एडजेक्टिव है, इस नाउन के आगे चला जाएगा। तो अफेमिलियर पहले से लिखा हुआ है, जो एक साथ लिखे हुए हैं हम उनको अलग नहीं करेंगे। फेमिलियर मशीन। अब इसका अर्थ निकालो आप। अगर आपको इसका अर्थ मिल जाता है तो ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। द टाइपराइटर इज अ फेमस मशीन। टाइपराइटर एक, सॉरी फेमिलियर है, सॉरी इट्स अ स्लिप ऑफ टंग। द टाइपराइटर इज अ फेमिलियर मशीन। टाइपराइटर एक फेमिलियर मशीन है। फेमिलियर का अर्थ समझते हैं अपन, जानी पहचानी। अब अगले सेंटेंस पर या अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेटर्स और फिगर्स इट प्रिंट्स शीट ऑफ ऑन अ पेपर। अब देखो इनकी वर्ब ढूंढते हैं। देखो इन्होंने लिख दिया साथ में, सब्जेक्ट भी साथ में लिख दिया इट। तो इट प्रिंट्स, प्रेजेंट सिंपल में है, एस लगेगा। इट प्रिंट्स, क्या चीज प्रिंट्स करती हैं बताओ? लेटर्स और फिगर्स। लेटर्स और फिगर्स। अब देखो ये लिख दिया, जो लिख लिया उसको आप क्रॉस कर दो। इनको लिख लिया आपने। अब यहां देखो हमारे पास में पेपर क्या है? पेपर कौन सी नाउन है बताओ, कौन बताएगा? टेल मी एनीबडी। पेपर सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेरी गुड। कॉमन नाउन नहीं है बॉस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? बोलो बोलो बोलो। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन है। अब इस नाउन को देखो, ऑन ए को पहले लिखो, ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब इसका मीनिंग निकालो आप। देखो मैंने इस ऑफ को जोड़ने के लिए क्या किया? अ शीट और ऑफ को जोड़ा। पेपर के आगे कुछ आता नहीं है। ऑन एक अर्थ समझ गए, कागज की एक शीट पर। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ, देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें जो हमारे पास में प्रीपोजिशन है ऑफ, उसका यूज करेंगे। नाउन को जोड़ने का काम करती है। देखो इट प्रिंट्स लेटर्स और फिगर्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप इसका सेंस निकालो। ये प्रिंट्स करती हैं या करता है लेटर्स और फिगर को कागज की शीट पर। हो गया काम पूरा। आगे चलते, देखो ये भी आपका करेक्ट हुआ। यहां देखते देखो हम, कंसिस्ट ऑफ अ मूवेबल रोलर, अ मेंटल फ्रेम, इट और एंड। देखो सबसे पहले हमारी वर्ब ये रही वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? इट। तो इट कंसिस्ट ऑफ, एक साथ लिखा हुआ था। अब देखो यहां पर हमारे पास में एंड कंजक्शन आया है जो दो नाउन को जोड़ेगा। तो एक तो रोलर है और एक मेंटल फ्रेम है। तो मेंटल फ्रेम तो साथ में लिखा हो, इसको साथ में लिख दो आप, कंसिस्ट ऑफ अ मेंटल फ्रेम। अब दूसरा कौन सी नाउन आई? एंड देखो एंड रोलर नहीं लिखेंगे, पहले मूवेबल लिखेंगे। एंड मूवेबल, क्योंकि मूवेबल बताइए क्या है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके बारे में। रोलर को आप बाद में लिखिए। देखो अब यह समझना, देखो मूवेबल क्या है? जिस किसी वर्ड के लास्ट में ABLE जुड़ जाता है, होनरेबल, समझ गए आप? तो जिसके ABLE जुड़ जाता है वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को हम कहाँ लिखते हैं? नाउन से पहले। अब इसका आप मीनिंग निकालो। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेंटल फ्रेम एंड अ मूवेबल रोलर। इसमें होता है मेंटल फ्रेम और मूवेबल रोलर। तो इसका अर्थ समझिए आप, पूरा मीनिंग दे रहा है ये। तो इस तरह से देखो हमने कुछ
एक्सरसाइज की और आपके साथ में इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम वर्ड्स और फ्रेज को अरेंज करते हैं। आप हमारे साथ लाइव बने रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ में आप इनके नोट्स बनाएं। आपके कोई भी क्यूरीज या डाउट्स हो आप हमें बताएं, या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप उन पर भी मुझे कॉल करके आपकी क्यूरीज को सोल्व करवा सकते हो। वो हमारे जो लिंक है वहाँ पर आपको मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर के लिए आपको 11 से 2 के बीच ही में कॉल रिसीव कर पाऊँगा, इस बात का आप ध्यान रखें। थैंक्स।